नमस्कार साथियों, आज मैं अपनी बात रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक कविता के माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा ये कविता लिखी गई। इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं, वीरता का संदेश देना चाहते हैं। और वो कहना चाहते हैं जो व्यक्ति वीर होता है, सूरमा होता है, उसके लिए कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा मायने नहीं रखती। वो सारी बाधाओं को पार करता है और अपनी मंजिल पर पहुंचता है और सफलता प्राप्त करता है। साथियों, आज 15 अगस्त का अवसर है, स्वतंत्रता दिवस हमारा। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद में भारत ने स्वाधीनता में सांस ली। तो इस दिन को हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जो 1947 से पहले हमने बहुत सारी यातनाएं झेली और बहुत सारे हमारे वीरों ने प्राण गंवाए, तब जाकर ये स्वतंत्रता हमें मिली। ये स्वतंत्रता कोई मैं एक दिन की मेहनत से या फिर किसी एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं मिली। इसके लिए लाखों वीरों ने अपनी आहुति दी, लाखों माँओं ने अपने बेटे खोए, लाखों सुहागनें विधवा हुई। बहुत क्षति इस देश ने झेली, उसके बाद में हमें स्वतंत्रता मिली। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और भी हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिससे कि हमारी ये स्वतंत्रता बनी रहे, अक्षुण्ण रहे और हम अग्रसर रहें, आगे बढ़ते रहें। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे प्रधानमंत्री बने श्री जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बहुत लंबा संघर्ष किया था। उसके बाद में हमारे भारत को आज़ादी मिली और जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री के रूप में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उनको सानिध्य मिला। एक बहुत ही कुशल व्यक्तित्व थे और बहुत अच्छे नेतृत्व क्षमता उनके अंदर थी। उन्होंने देश को संगठित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जो हमारी 567 रियासतें थी, देसी रियासतें, उनको उन्होंने एकीकरण करवाया और हमारे भारत का जो आप नक्शा देखते हैं वो उन्होंने हमें प्रदान किया। तो उसमें कुछ बाधाएं आईं। बाधाओं के रूप में कुछ रियासतें थी जो कि हमारे साथ में नहीं आना चाहती थी। उनके ऊपर कुछ विदेशी ताकतों का और कुछ जो हमारे दुश्मन थे उनका थे और हमारे देश में एक टुकड़े की तरह अलग रहना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा कोशिशें करी गई और उन रियासतों को भी हमारे पास में विलय कर लिया गया। वो रियासतें थी जूनागढ़ और हैदराबाद। फिर अंतिम जो रियासत थी वो थी कश्मीर रियासत। कश्मीर रियासत को भी हमने प्रयास किया अपने साथ में मिलाने के लिए, लेकिन वहाँ के राजा हरी सिंह जी ने वहाँ बोल दिया कि हम बिल्कुल स्वायत्त रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं एक अलग राज्य के रूप में। तो भारत ने उनको अपना सानिध्य दिया और उनको स्वतंत्र रहने के लिए कह दिया कि आप स्वतंत्र अपना राज्य बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कुटिल नीति थी कि कश्मीर को कैसे भी हमारा अंग बनाया जाए, क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल्य राज्य था। तो पाकिस्तान ने कुछ कबायलियों द्वारा और वहाँ की कुछ सेना ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम और लूटपाट मचाना स्टार्ट कर दिया और कश्मीर के आधे भाग पर अधिकार कर लिया। जब राजा हरी सिंह जी ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास में वो याचना लेकर के आए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ में विलय होइए, आपकी राज्य की रक्षा हम करेंगे। तो कुछ शर्तों पर कश्मीर का हमारे देश में विलय कर लिया गया, लेकिन जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने जीत लिया था वो संयुक्त राष्ट्र के दखल के कारण आज भी उनके पास में ही है। ठीक है। 1948 की इस घटना के बाद में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी सी हमने तरक्की करना स्टार्ट किया, उसके बाद में चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, कोई भी पड़ोसी ये नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी आगे बढ़े, तरक्की करे, क्योंकि हमने इतने साल दास्ता झेली थी। तो एक दंश था हमारे अंदर और हमें भी दुनिया के बराबर में खड़ा होना था। इसलिए हमारा भारत अनेकों बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था सफलतापूर्वक। ऐसे में
चीन ने अपनी कुटिल चाल चलते हुए 1962 में हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर चीन ने आक्रमण कर दिया और हमारे काफ़ी स्थानों पर कब्जा कर लिया और एक बहुत भीषण लड़ाई हुई जिसमें भारत को पीछे हटना पड़ा। भारत के पीछे हटने के कारण ये थे क्योंकि भारत उस समय तैयार नहीं था ऐसी किसी गतिविधि के लिए। भारत को ऐसा नहीं पता था कि कोई ऐसी लड़ाई भी छिड़ सकती है। लेकिन उस जो लड़ाई का तात्कालिक कारण था वो ये था कि 1959 में दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं, वो हमारे देश में शरण ले चुके थे। उसका कारण ये था कि तिब्बत पर चीन कब्जा कर चुका था। तो दलाई लामा के यहाँ पर शरण लेने की वजह से अपना दुश्मन समझने लगा और उसने पंचशील के सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए और हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। भारत उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन आकस्मिक जो आक्रमण हुआ उसका भारत के जो वीर थे, जवान थे, सैनिक थे, उन्होंने बहुत माकूल जवाब दिया और बहुत वीरता से उन्होंने युद्ध किया। एक ऐसी ही शौर्य गाथा चीन के जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके अंदर रेजांगला की युद्ध की आती है। रेजांगला लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है उसमें एक स्थान है छोटा सा। तो जब वहाँ की चौकी पर चीनियों ने आक्रमण किया तो उस चौकी पर 120 जवानों का पहरा था और 120 जवान वहाँ पर तैनात थे। उधर से जब 3000 की टुकड़ी आई और उन्होंने आक्रमण किया तो हमारे 120 जवानों ने उनका डट करके मुकाबला किया और कहते हैं कि वो मुकाबला जब तक चला था जब तक उनके शरीर में सांस थी। एक एक जवान बिल्कुल 10-10 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा था और बहुत ही भयंकर वहाँ पर युद्ध हुआ था। 1-2 वहाँ से सिपाही बचे जो कि हर किसी बटालियन में, हर किसी युद्ध में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भेज दिया जाता है एक मैसेंजर के रूप में कि जो आज यहाँ पर घटित हुआ है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे कमांडर के पास में, हमारी कमांड के पास में पहुँचाई जाए। तो वहाँ से जो सैनिक बच कर के आए उन्होंने वहाँ के युद्ध की पूरी वीरता की कहानी सुनाई। तो हमारा गर्व से छाती हमारी आज भी चौड़ी हो जाती है जब हम उस वीरता कहानी को सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर 114 जवानों ने, जो कि एक जाति विशेष के थे, अहीर जाति से वो संबंध रखते थे, 114 जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उस पोस्ट को नहीं छोड़ा अपने मरते दम तक। लेकिन उनके मरने के बाद में जो चीनी सैनिक थे उन्होंने उनकी वीरता को सलाम किया। 1962 में भारत की पराजय हुई। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश के सामने स्वीकार किया कि हम अपनी पोस्टों को इतनी हार चुके हैं। उसके बाद में फिर भारत ने अपने आप को मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाए, लेकिन दुर्भाग्यवश 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देश का कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के रूप में। उस टाइम पे पाकिस्तान की कुटिल नज़र भी हमारे ऊपर थी, क्योंकि 1948 में वो लड़ चुके थे और उन्होंने भारत पर 1965 में दोबारा से आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर और राजस्थान के और पंजाब के बॉर्डर पर उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने बिना किसी डर के, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मानते हुए पूरा सेना को माकूल जवाब देने के लिए तैयार किया और सेना ने हमारे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को भारत ने बहुत बुरी तरह से धूल चटा दी और हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई। उनको ये दिखा दिया कि अगर आप हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो हम आपके ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। और भारत ने उनके कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ताशकंद समझौते के तहत वो क्षेत्र हमें लौटाना पड़ा और ताशकंद समझौते के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। उसके बाद में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 1970 में चुनाव हुए थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो था जो भारत में पश्चिम बंगाल है उसके पास वाला क्षेत्र, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1970 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो एक पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान विजयी हुए और उनकी पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो नहीं चाहता कि शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने। वो नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान को प्रतिनिधित्व मिले बांग्ला भाषियों को। तो उन्होंने उनको कुचलने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए वहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ तेज कर दी
सैन्य गतिविधियाँ तेज कर दी और वहाँ पर मानक कहा जाता है कि 30 लाख के समथिंग लोगों को कत्लेआम किया गया, मारा गया उन लोगों को। तो वहाँ पर एक मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण शेख मुजीबुर रहमान ने किया। तब वो हमारे भारत के पास में शरण लेने आए, वहाँ के लोग भाग करके जान बचाने के लिए अपने भारत में आए। इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके पास में जब शेख मुजीबुर रहमान आए तो उन्होंने मदद मांगी कि आप हमें इस परिस्थिति से निकालें। तब हमारे फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ हमारे फील्ड मार्शल थे। उनका और प्रधानमंत्री जी का विचार विमर्श हुआ तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि अभी हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम युद्ध कर सकें, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है जिसमें बहुत भयंकर बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी में, तो उस ऐसी परिस्थितियों में हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। और अगर पाकिस्तान ने दूसरे मोर्चों से युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया, या फिर चीन ने आक्रमण कर दिया, तो हम तीनों ओर से जो आक्रमण होगा उसको नहीं झेल सकते। तो इसके लिए हमें रणनीतिक रूप से तैयार होना होगा, उसके बाद में युद्ध करना होगा। तो भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना को प्रशिक्षण दिया, उनको लड़ने के लिए तैयार किया, और जब तैयारी हमारी कंप्लीट हुई तब एक मोर्चा भारत ने बांग्लादेश के साथ में मिलकर संभाला और जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको वहाँ पर बंदी बना लिया। 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया।
मंसूबों में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन उसकी कोशिशें लगातार जारी थी। 1999 में जब बर्फ़ पड़ती है तो सैनिक कुछ पोस्टों को छोड़ करके वापस आ जाते थे। सेना उनको बुला लेती थी कि इतनी कठिन परिस्थितियों में आप नहीं कर पाएंगे, और अपने सैनिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए वो ऐसा करते थे। लेकिन 1999 में एक ऐसी परिस्थिति उल्टी हुई कि जब हमारे सैनिक सर्दियों में नीचे आ गए थे अपनी पोस्टों को छोड़ करके, तो पाकिस्तान ने ऊपर से अपने सैनिक और कुछ घुसपैठिए वहाँ पर छोड़ दिए, जो कि मिलिटेंट्स थे, वहाँ के आतंकवादी थे, उनको भी साथ में ले लिया और वहाँ की पोस्टों पर कब्जा कर लिया। तो वहाँ किसी चरवाहे ने उनको देखा और उसने सेना को जानकारी दी। तो यहाँ से जो हमारे सैनिक जाने लगे तो बहुत ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं द्रास सेक्टर में, कारगिल सेक्टर में, तोलोलिंग है, ये जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं बहुत सटीक चढ़ाई वाली पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर उन्होंने पोस्ट बना ली थी। कम से कम 250 की समथिंग पोस्ट थी। तो वहाँ से लगातार गोलीबारी हुई, कुछ हमारे सैनिक शहीद हुए। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया और 1.5 महीने के युद्ध के पश्चात भारत ने वहाँ पर विजय प्राप्त की और सारी पोस्टों से पाकिस्तान को खदेड़ दिया और वापस कारगिल पर अपना अधिकार कर लिया। कारगिल पर जो युद्ध हुआ था उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी कि पाकिस्तान के साथ में जब 1971 में सिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी जी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में, उसमें जो हमने जितने भी बंदी सैनिक बनाए थे उनको वापस कर दिया था और जो भी क्षेत्र उनके जीते थे हमने उनको भी वापस कर दिया था। तो उस टाइम पे कुछ क्षेत्रों पे हमारे कब्जा रह गया था। तो पाकिस्तान क्या चाहता था कि हम इसके कारगिल क्षेत्र पर इनके कब्जा कर लेते हैं, तो इसके बदले में जब भी हम साथ में बैठेंगे और इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम लेके जाएंगे तो समझौते में कुछ क्षेत्र हम इनसे वापस मांग सकते हैं, हम इनके साथ में कुछ बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कारगिल रहेगा तो इनसे भी हम अपना दूसरा क्षेत्र मांग सकते हैं कारगिल के बदले में। तो ये उनके मंसूबे थे और ये मंसूबे उनके कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें बुरी तरह से मुँह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने हमारे साथ में 4 युद्ध लड़े और 4 युद्धों में उसको मुँह की खानी पड़ी और शायद कभी भी वो हमारे भारत से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हमारे भारतीय सैनिकों का जो जज्बा है, वो जुनून है, वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और एक एक सैनिक 10-10 सैनिकों के बराबर है। और जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, एक एक सैनिक ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। 1999 के युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे, विक्रम बत्रा, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी वीरता का बहुत परिचय दिया। और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव इसका जीता जागता सबूत हैं। 17 गोलियां लगने के बावजूद भी उन्होंने तोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था और भारत को विजयश्री प्राप्त की थी। तो ये जो हमारे युद्ध थे, भारत ने हर युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई। उसके बाद में भी पाकिस्तान ने 2001 में हमारे संसद पर हमला किया। जैसे मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला किया और उस हमले में हमारे कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन उस हमले को नाकाम किया गया और सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया। और जो उस हमले का सुप्रीम लीडर था अफजल गुरु, उसको भारत के संविधान के तहत भारत की कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी और उसको फांसी पे चढ़ाया गया। 2016 में उरी सेक्टर के एक बेस पर, जहाँ पर हमारे सैनिक सोए हुए थे, और रात के अंधेरे में कुछ आतंकवादी घुस आए और आतंकवादियों ने वहाँ पर हमला कर दिया और हमारे 18 जवान शहीद हुए। भारत के लिए बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि हमारे जितने भी युद्ध हुए, जितने भी कुछ भी सैन्य गतिविधियां हुई, भारत का एक मोटो हमेशा रहता था कि कभी भी अपने सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा था। और कोई अगर सैनिक मर जाता था तो उसको साथ में लेके आते थे किसी भी कंडीशन में। तो ये हमारे भारत की पॉलिसी थी। और जब पाकिस्तान को भी युद्ध में हराया था, उनके जो सैनिक रह गए थे यहाँ पर, पाकिस्तान ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था, उनको भी इज्जत से दफनाया था। तो उरी सेक्टर पर जब हमला हुआ, उरी बेस पर 18 जवान मारे गए, तो भारत इतनी बड़ी घटना से क्षुब्ध हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि हम किसी भी कंडीशन में इस हमले का जवाब देंगे। और पाकिस्तान तो कभी ऐसी गतिविधियों को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमने ये हमला करवाया है,
लेकिन कुछ आतंकवादी संगठन हैं जो कि इनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो भारत ने पूरी तैयारियां की, पाकिस्तान के साथ में बात की, उनको कुछ प्रूफ भेजे, क्योंकि जो आतंकवादी आए थे उनके कुछ सिग्नल के GPS जो था वो सब पाकिस्तान का था। तो इससे पता चलता था कि ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी किरकिरी नहीं हो जाए इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो भारत ने 28-29 सितंबर की रात को 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। एक 150 जवानों की बटालियन जो कि उस सेक्टर में उतारी गई और उन्होंने 3-4 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसे एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और सारे आतंकवादी जो कि रात्रि में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उनके ठिकानों पर हमला करके उन ठिकानों को नष्ट कर दिया। और बिना किसी जान की हानि के सभी हमारे जो योद्धा थे वो सभी वापस आए और एक पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला था। 2019 में 14 फरवरी 2019 को हमारी CRPF टीम का एक काफ़िला जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र में जा रहा था। तो पुलवामा स्थान पर एक गाड़ी जो कि विस्फोटक से भरी हुई थी, उस काफ़िले में बीच में घुस गई और एक बस को साथ में टकरा दी गई। उस कार में विस्फोटक भरा हुआ था और जो बस थी उसके परखच्चे उड़ गए और हमारे 38 जवान शहीद हुए। इस घटना से पूरे देश को बहुत गहरा धक्का लगा और पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ में जुड़ गई, क्योंकि जब हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में जब कोई शहीद आता है और तो पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ जाती है। तो जब इतने लोगों की हर क्षेत्र में, हर राज्य में उनकी बॉडी पहुंची, उनकी लाशें पहुंची, तो पूरा देश हमारा दुख में डूब गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गंवाए पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उन पर एयर स्ट्राइक की, बालाकोट स्थान पर पाकिस्तान में घुस करके, और पाकिस्तान को फिर से करारा जवाब दिया। क्योंकि और उन्होंने कहा ये भारत वो भारत नहीं है कि भारत में कोई घुस जाए और मार दे। ये वो भारत है जो तुम्हारे अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। साथियों, देश में चाहे कितनी भी संकट आए, हमारा देश किसी भी कंडीशन से गुजरे, लेकिन हमें हमारे देश के साथ में हमेशा खड़े रहना चाहिए और देश की मान मर्यादा को और पूरे विश्व में बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब देश रहेगा तो हम रहेंगे, जब देश नहीं है तो हमारी भी कोई पहचान नहीं। क्योंकि जब हम कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं, विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं, हम इंडियन कहलाते हैं। और हम इंडियन माने जाते हैं अपनी वीरता के लिए, क्योंकि हमारी धरती पर एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। ये योद्धाओं की भूमि है। स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाइए और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे और नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। आप बढ़ें, सब बढ़ें।